नमस्कार दोस्तों। तो हम दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 4 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 50 तक हो चुका है, 51 से देखते हैं। हिंद महासागर में के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो हिंद महासागर के द्वीप हैं और हमें पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर सीरियल नंबर से इसे अरेंज करना है। तो वैसे अरेंज ही है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। सुकोत्रा द्वीप, सकुत्रा द्वीप पे यमन का प्रशासन है। फिर रीयूनियन द्वीप, उसके बाद जिस पर फ्रांस का प्रशासन है, और उसके बाद डियागो गार्सिया जिस पर यूके का प्रशासन है, और फिर शहीद द्वीप जिस पर भारत का प्रशासन है। तो सबसे पहले सुकोत्रा, फिर रीयूनियन, फिर डियागो गार्सिया, फिर शहीद द्वीप। विकल्प ए इसका सही आंसर है। 52 नंबर, ज्वार भाटा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बृहद ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो सही है ये कथन। इसको सिजगी भी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहा जाता है और बृहद ज्वार उस समय उत्पन्न होता है। पहला कथन सही था। दूसरा देखते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं। तो हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री पर, उसको क्वाड्रेचर भी कहते हैं, तो उसमें निम्न ज्वार आता है। लेकिन जब एक सीधी रेखा में होते हैं जिसको सिजगी कहते हैं तो उसमें बृहद ज्वार आता है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, दो फैक्ट और है। पहला फैक्ट ये कि सिजगी भी महीने में 2 बार आता है और क्वाड्रेचर भी महीने में 2 बार आता है, यानी कि समकोण पर। और एक फैक्ट ये है कि ये न्यूटन का संतुलन सिद्धांत के अनुसार, मतलब कैसे पता चलेगा हमें कि हाँ चंद्रमा का ज्वार भाटा आने में चंद्रमा के आकर्षण का, सूर्य के आकर्षण का रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। तो न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा और सूर्य की भूमिका को माना जाता है ज्वार और भाटा को आने में। तो न्यूटन का संतुलन सिद्धांत के अनुसार। 53, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक में ज्वालामुखी है और दूसरे में उसकी विशेषताएं हैं, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। तो मैं सही सही सिर्फ पढ़ देता हूँ। डाइक ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ हैं कब? जब धरातल और दीवार की भांति संरचना होती है तो उसे डाइक कहते हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा फिगर में, जो ज्योग्राफी वाला बुक है एनसीईआरटी का। दूसरा तो सिल कहते हैं क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में जब स्थिति हो जाए तब वो उसको बोलते हैं सिल। फिर होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ यानी जो मैग्मा भंडारों का जमा हुआ भाग होता है उसको बैथोलिथ कहते हैं। और एक होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ गुंबद अंतर्वेदी चट्टानें होती है। तो सही इसका आंसर है विकल्प ए, 3 4 1 2। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। लैकोलिथ गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती है। बैथोलिथ मैग्मा भंडारों का जमा हुआ भाग होता है। सिल क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में स्थित होता है। और डाइक जो होता है वो धरातल और दीवार की भांति संरचना होती है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक डबल लैंडलॉक देश है? तो डबली लैंडलॉक जो कंट्री होता है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं जब जो किसी एक देश के चारों बगल जो देश है, चारों साइड जो देश है वो खुद लैंडलॉक्ड है, सी का रास्ता नहीं है, समुद्र का रास्ता नहीं, उसे लैंडलॉक कहते हैं, नहीं डबली लैंडलॉक कहते हैं। तो इसमें सही जो आंसर है बी, मतलब कि एक देश और है उज्बेकिस्तान। अगर आप एशिया में देखेंगे तो एक उज्बेकिस्तान है, उसको भी डबल लैंडलॉक। इसको लोकेट कीजिएगा, हो सके तो अभी वीडियो पॉज करके लोकेट कर लीजिए मैप में। और एक है लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन मैंने पहली बार इसी को टेस्ट सीरीज को करते हुए देखा। लिंचेस्टीन कभी नज़र में आया नहीं, यूरोप के नक्शे को इतनी बार देखा, लेकिन जब आप स्विट्जरलैंड और इन दोनों के बीच में बहुत ही गौर बारीकी से देखेंगे तो लिंचेस्टीन नाम का एक ट्रायंगल जैसा एक देश है। तो और इसका कैपिटल कौन सा है? बेदूज। तो ये भी याद रखिएगा कि लिंचेस्टीन एक देश है जो डबली लैंडलॉक कंट्री है और उसका जो कैपिटल है वो बेदूज है। तो 2 पॉइंट तो यहाँ पर हो गया। और दुनिया में 2 ही शायद ऐसे देश हैं, शायद लगा रहा हूँ क्योंकि 2 ही देश दिख रहे हैं। पहले तो मैं जानता था उज्बेकिस्तान ही है, लेकिन लिंचेस्टीन भी एक देश है। तो ये दोनों, अच्छा व्याख्या में भी दिया हुआ है, लिंचेस्टीन और उज्बेकिस्तान दोनों डबल लैंडलॉक कंट्री है। और फिर से बोल रहा हूँ, लिंचेस्टीन की राजधानी कहाँ है? बेदूज। इसको मैप में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ट्रायंगुलर जैसा है। और उस मैप में ना दिखे तो गूगल में करके देख लीजिएगा। 55, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है तो 5.5 घंटा,
यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये तो सामान्य सा प्रश्न है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 56, भारत के किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो मिजोरम जो राज्य है भारत का, उसे मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, मिजोरम के बारे में एक चीज़ और हमने पढ़ा था किसी टेस्ट सीरीज में, ये दूसरा सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है मिजोरम। पहला गोवा है और दूसरा कौन है? मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं 57, ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई कितनी है? अनुमानित लंबाई है इसकी 2500 किलोमीटर। और अगर ब्रेथ पूछ देता तो यानी कि चौड़ाई, तो 160 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई 2500 किलोमीटर है। 58, अच्छा हमने एक क्वेश्चन और देखा था जो पिछला भाग हमने डिस्कस किया, उसमें ये था, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बताइएगा उसमें टाइप करके। टाइप करने से आपको याद रह जाता है, दरअसल पूछने का यही है मकसद कि आप अगर टाइप करेंगे या खुद मन में ही सोच लेंगे तो याद रह जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण भारत मतलब कितनी लंबाई है और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो आपको सिर्फ बताने हैं उत्तर से दक्षिण वाले, इसका ऑब्जर्वेशन भी हमने कुछ किया था। अब देखते हैं 58, पूर्व से पश्चिम दिशा में पठारों का सही क्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर हम देखें तो मैप में जब हम देखेंगे तो मेघालय पहले मिलेगा, फिर छोटा नागपुर, फिर मालवा का पठार, फिर मेवाड़ मिलता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अब 59, प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखते हैं पहला कथन, पुल फैक्टर के कारण लोग अपने निवास स्थान या मूल निवास को छोड़ देते हैं। तो पुल फैक्टर के कारण नहीं छोड़ देते हैं, ये गलत है। दूसरा, पुश फैक्टर विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है। तो यही देखिए क्वेश्चन, मतलब दोनों कथन ये गलत है, ना तो एक ना तो दो होगा क्योंकि उलट के दिया हुआ है। सही कब होता है? सब सही तब होता है कि पुल फैक्टर विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है, जबकि इसमें लिखा हुआ क्या था कि पुल फैक्टर के कारण लोग अपने निवास स्थान या मूल निवास को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ सही सही एक बार फिर से बोल देता हूँ, सिर्फ सही सही बोल रहा हूँ। इसका आंसर बता चुका हूँ, डी है। सही लाइन ये है, पुल फैक्टर के कारण, मतलब पुल फैक्टर विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं और पुश फैक्टर के कारण लोग अपने निवास स्थान या मूल निवास को छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। 60 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड राज्य है। तो जो चेचू जो जनजाति है ये तेलंगाना का जनजाति है, हलाम जनजाति त्रिपुरा की जनजाति है, और कातकारी जनजाति महाराष्ट्र की जनजाति है, और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजाति है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, महाराष्ट्र की कातकारी जनजाति, तेलंगाना की चेंचू जनजाति, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति और त्रिपुरा की हलाम जनजाति। नेक्स्ट है 61, आगरा मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई क्या है, जिसके पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो आगरा मेट्रो, ये इसकी जो कुल लंबाई है 29.4 किलोमीटर है, 29.4 किलोमीटर इसके सही आंसर है। अच्छा, अब आगरा जैसे ही आया तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रामसर साइट के अंतर्गत वहाँ एक कीथम झील है, इसको सुर सरोवर झील भी कहते हैं, इसको रामसर साइट में नामित किया गया है। तो जब भी आगरा आए तो ये थोड़ा इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है कीथम झील और यह सुर सरोवर झील, नाम एक ही है दोनों, तो वो आगरा में है, रामसर साइट है एक। 62, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछना है, 42वां, अभी तक टोटल 42 रामसर साइट हो चुके हैं, 42वां रामसर साइट कौन सा बना है? लद्दाख में है वो, उसका नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सही कथन है। दूसरा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। दूसरा कथन भी सही है, दोनों सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी नेशनल वाटरवे के बारे में पहले पार्ट में हमने देखा था, तो थोड़ा उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी तक, और नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक, और नेशनल वाटर 4 जो है वो काकीनाडा से पुडुचेरी है। याद हो ही गया होगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ।
वन जो है नेशनल वाटर 1 है इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटर 2 सदिया धुबरी, नेशनल वाटर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, नेशनल वाटर 4 ये जो है काकीनाडा से पुडुचेरी है। 63 एशिया कप 2021 की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करने वाला है एशिया कप 2021 की मेज़बानी, श्रीलंका। और जब श्रीलंका पढ़ते हैं तो 4 पॉइंट एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैप में वहाँ कल्पना कीजिए, देखिए वहाँ पर गल्फ़ ऑफ मन्नार है, जो श्रीलंका भारत है उसके बीच में गल्फ़ ऑफ मन्नार है, वहीं पे पाक स्ट्रेट है, और वहीं पे पंबन चैनल है, और वहीं पे धनुषकोडी भी है। पाक स्ट्रेट पर तो कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है, धनुषकोडी भी वहीं पर है। तो ये क्या क्या है, थोड़ा सा इस पर विचार जरूर कर लीजिएगा। 4 पॉइंट गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, पंबन चैनल और धनुषकोडी। धनुषकोडी ना वैसे ही समुद्र से निकला हुआ ऊपर से ना, मतलब ऐसी बलुआही ज़मीन जैसा है, बालू वाला ज़मीन है। वहाँ कहते हैं 1964 से पहले लोग रहते थे, मगर वहाँ तूफ़ान उफ़ान आने के कारण, सुनामी उनामी आने के कारण सब वहाँ से मतलब चले गए। वहाँ खाली ऐसे लोग दिन में घूमने जाते हैं। मैप में लोकेट कर लीजिएगा। 64 8 दिसंबर 2020 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह 36वां संस्करण था। दरअसल तो अच्छा, इसका आंसर तो हो गया ए, 36वां संस्करण। तो इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। तो 8 दिसंबर को इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। तो उसी पर एक क्वेश्चन पूछा, उसी समय चार्टर भी अपनाया गया था सार्क का। तो ये कितना नंबर का चार्टर दिवस था? तो 36वां चार्टर दिवस था। अन्य फैक्ट क्या है? अन्य फैक्ट ये है कि 2006 में साफ्टा समझौता भी हो चुका है सार्क देशों के बीच में, ठीक है। और क्या फैक्ट है? और इसका एक सचिवालय एक महत्वपूर्ण है। तो सचिवालय इसका काठमांडू में है। तो स्थापना हुआ है ढाका में और सचिवालय इसका नेपाल के काठमांडू में है। इसका उद्देश्य है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और चीज़ों पर विकास करना सब देशों के बीच में। ये है। ये कहाँ, अच्छा कहाँ मनाया गया? अगर पूछ लेता कि 36वां स्थापना चार्टर दिवस कब कहाँ मनाया गया, तो क्या नाम देते? थिम्पू में, भूटान। सारे फैक्ट को फिर से बोल देता हूँ, बहुत गैपिंग हो गया। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में है। सार्क देशों के बीच में 2006 में साफ्टा समझौता हो चुका है। और फोर्थ फैक्ट, इसका जो एम है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास करना है सब सदस्य देशों के बीच में। और ये जो चार्टर दिवस मनाया गया था ये थिम्पू में, भूटान के थिम्पू में मनाया गया था। 65 वर्ष 2020 के लिए संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया। तो ये कहाँ दिया गया था? हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया को दिया गया है। तो अच्छा, व्यक्तिगत श्रेणी में पूछता कि किसको दिया गया है पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार? तो व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी को दिया गया है, लेकिन संस्था के श्रेणी में हेल्प एज इंडिया को दिया गया। पहली बार किसी संस्था दिया गया भारत में। 66 निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? तो प्लूटो के बारे में तो ये तो पता ही होगा कि प्लूटो एक बौना ग्रह है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर सेरेस है, एरीस है, हुमा या होमिया या फिर मेकमेक, ये चारों भी बौने ग्रह के नाम में आते हैं। फिर से बोल देता हूँ, प्लूटो के बारे में याद ही रहेगा, लेकिन सेरेस, एरीस, हुमा या होमिया या मेकमेक, तो ये सब भी बौने ग्रह हैं। 67 प्रधान मध्य रेखा और भूमध्य रेखा मिलते हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं और भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, ये दोनों गल्फ ऑफ गिनिया में मिलते हैं। अफ्रीका वाले पार्ट में गल्फ ऑफ गिनिया आपको पश्चिम साइड मिलेगा, मैप में ज़रूर लोकेट कीजिए। वहीं पर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर यानी प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा दोनों मिलते हैं। भूमध्य रेखा मतलब कि शून्य अक्षांश, और प्राइम मेरिडियन का रेखा का मतलब शून्य देशांतर। और दोनों मिलते कहाँ हैं? ये गिनी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिनी। 68 नंबर, सूची 1 सूची 2 मृदा और जलवायु क्षेत्र का मैच कराना है। तो लेटराइट मृदा गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में मिलती है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड में। चेस्टनट जो मृदा होती है अर्ध शुष्क में मिलता है। और पोर्टजॉयल मृदा ये आर्द्र शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र से मिलती है। और चर्नोजेम मृदा ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र से मिलती है। एक बार फिर से बोलता हूँ, बहुत ही स्मॉल फैक्ट है। लेटराइट मृदा गर्म और आर्द्र
जलवायु क्षेत्र से मिलती है, चेस्टनट मृदा, आर्द्र जलवायु क्षेत्र से, पोर्ट जॉयल मृदा आदर्श शीतोष्ण से, और चेरनोजिम शीतोष्ण कटिबंध से। 69 शैलों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, अग्नेय शैल को इग्नियस रॉक को प्राइमरी शैल भी कहते हैं, प्राथमिक शैल। दूसरा, कायांतरित शैलों के मूल रूप में परिवर्तन उच्च ताप और दाब के कारण होता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, पैंगोंग त्योसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पैंगोंग त्योसो झील के संबंध में जो सही कथन है पहले उसको देख लेते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो हाँ बिल्कुल सही है, पैंगोंग त्योसो झील ये लद्दाख में स्थित है। दूसरा, यह लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह भी सही है। तीसरा, यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो ये भी सही है, सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, डी में, झील 1/3 हिस्सा चीन में और बाकी 2/3 भारत में स्थित है। जी नहीं, ये गलत हो गया। ये पैंगोंग त्योसो झील जो है इसका 1/3 हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा चीन में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, लद्दाख से याद आया, लद्दाख में अभी पता है रामसर साइट 42 हैं इंडिया में, और 42वां जो रामसर साइट है वो लद्दाख का ही है। इसका क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है आपसे, मन कर रहा है बता दूं, लेकिन आप बताइए सर्च करके, तब आपको याद रहेगा क्योंकि महत्वपूर्ण लग रहा है ये। 71 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और दरअसल ये भारत में नहीं, साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसा इसके व्याख्या में लिखा हुआ था, तो ये भी मैं बता दिया। अच्छा, बैरन द्वीप कहाँ है? बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार से याद आया 2-3 फैक्ट, एक हमने पढ़ा था 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान और निकोबार दोनों अलग होता है 10 डिग्री चैनल से। अब आते हैं ये, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अंडमान निकोबार का जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान पे है? मैं 2 देता हूँ ऑप्शन आपको, मिडिल अंडमान या साउथ अंडमान, तो ज़रा सोचिए तो कौन किस पे है, मैप में लोकेट कर लीजिए, सोचना क्या है। 72 एक पेड़ की शाखाओं जैसी दिखने वाली अपवाह तंत्र प्रणाली को कहा जाता है। तो एक पेड़ की शाखाओं जैसे दिखने वाली अपवाह वृक्षाकार कहते हैं उसको, उस अपवाह तंत्र प्रणाली को वृक्षाकार कहते हैं, डेंट्रिटिक। तो ये बी नंबर ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। 73 अभिकथन क्या है? सुनामी का प्रभाव महासागर में कम और तट के निकट अधिक होता है। तो अभिकथन सही है, कारण महासागर में तटों की गति तरंग की गहराई पर निर्भर करती है, तो कारण भी सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए जो है उसको देख लेते हैं। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर है, बागपत शहर यमुना नदी के तट पर है, इटावा शहर यमुना नदी के तट पर है, लेकिन ऐसे कितना याद करेंगे ना, इसको मैप में लोकेट करना होगा। बांदा शहर जो है वो बांदा शहर केन नदी के तट पर है। देखिए मैंने ये लाइन के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपको वृंदावन मिलेगा, भी लिखा हुआ है यमुना नदी के, जब आप देखेंगे सबसे ऊपर में आपको वृंदावन मिलेगा, फिर मथुरा मिलेगा, और फिर उसके बाद आगरा मिलता है, इसके बाद फिर फिरोजाबाद मिलेगा, फिर इटावा मिलता है, इटावा भी ऑप्शन में था, उसके बाद फिर औरई मिलेगा, इसके बाद फिर यहाँ पर जो ये है एच जो लिखा हूँ नाम नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन यहीं पर आकर के बेतवा नदी मिलता है, और फिर केन नदी, फिर आकर केन नदी के बगल में केन नदी के तट पर बांदा शहर है, और सबसे लास्ट में इधर ये के है, के से भी कोई शहर है याद नहीं आ रहा है, इसको एक बार लोकेट कीजिएगा मैप में। अब आगे देखते हैं 75 सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन देखते हैं, वर्ष 1854 में अहमदाबाद में पहली आधुनिक कपास मिल की स्थापना हुई थी। ये गलत है। 1854 में पहली आधुनिक कपास की मिल की स्थापना हुई है, लेकिन 1854 में हुई है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं हुई, मुंबई में हुई है, तो ये कथन गलत हो गया। पहचानना हमें क्या है, सही कथन पहचानना है, तो पहला ही कथन गलत हो गया, तो वैसे तो नहीं, अभी एलिमिनेट पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं, विनिर्माण प्रक्रिया में कपास का वजन कम नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है।
तीसरा नंबर, उत्तर प्रदेश में कानपुर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ, ये दोनों सही है कथन, और विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अब प्रश्न नहीं पूछूंगा, अब बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत का एक मैनचेस्टर है, वो मदुरई को कहते हैं। मदुरई नहीं, शायद कोयम्बटूर को कहते हैं। अब देखते इधर 76, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। किसकी स्थापना? बैठक प्लस की स्थापना। तो हाँ, सही है। सी नंबर देखते हैं, यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है। तो ये भी सही है। डी नंबर, एडीएम यानी कि एडीएमएम प्लस, इसी को बोलते हैं बैठक प्लस को। एडीएमएम प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई। तो ये सब तीनों कथन सही था। जबकि ये जो लिखा हुआ है ना बी में, यह एक द्विवार्षिक बैठक है। जी नहीं, वार्षिक बैठक होता है ये। बैठक प्लस जो है एडीएमएम प्लस बैठक, ये वर्ष पर हर वर्ष में होता है, यानी एक वर्ष में एक बार हो जाता है। तो बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि गलत जो नहीं वो पूछ रहा था। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला है कि इसका स्थापना कब हुआ था, किसका? आसियान का। तो 1967 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 हैं। जो साउथ ईस्ट कंट्री हैं वो 10 हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? किसका? आसियान का हेड क्वार्टर। तो जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष फ़िलहाल जो हैं वो ब्रुनई दारुस्सलाम हैं। तो गौर कीजिए, थोड़ा किसी मदिरा पदार्थ जैसा लग रहा है, ब्रुनई दारुस्सलाम, तो याद रखना है। इनका एक ना ध्येय वाक्य भी है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी, ऐसे करके इनका विजन है भी। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ये ध्येय वाक्य है इनका। फिर से बोल दूं क्या सारा फैक्ट? 4 ही फैक्ट मैंने बोला है आसियान के बारे में। पहला ये बोला कि इसके 10 सदस्य हैं। दूसरा ये बोला कि इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तीसरा ये बोला हूँ कि स्थापना आसियान की 1967 ईस्वी में हुई बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। और चौथा ये बोला हूँ कि वर्तमान में इनके अध्यक्ष जो हैं वो ब्रुनई दारुस्सलाम हैं। बस इतना ही बात बोला हूँ। इनका ध्येय वाक्य है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 77 देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आभासी प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया? तो ये जो संस्करण था, पहला संस्करण था, तो इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। अब एससीओ आया है। एससीओ क्या है? एक तरह का एक यूरेशियाई सहयोग संगठन है। इन यूरेशिया के सारे मतलब कुछ देशों को मिल करके बनाया गया है। स्थापना कब हुई थी एससीओ की? तो 2001 में हुई थी। और आसियान की भी स्थापना हमने देखा कब हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक यानी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, जबकि एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है। एससीओ के हेड क्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। और आसियान का हेड क्वार्टर भी हमने देखा कहाँ था? ये है जकार्ता में। ठीक है। सदस्य इसके 8 हैं, जबकि आसियान के सदस्य कितने हैं? 10 हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं मतलब खुद प्रैक्टिस किया हूँ तो कम से कम 5-6 बार गलत किया हूँ ये कहीं कहीं से क्वेश्चन लेकर के। पता है क्या? पता है इसमें जो मध्य एशिया के देश हैं ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे करके जो नाम है, उसमें तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है। अब बार बार इसी पे फंसाता है क्वेश्चन में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनिएगा। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है, बस ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ऑप्शन में दे देगा, याद ही नहीं रहेगा क्या था, किर्गिस्तान है कि नहीं, ऐसे करके याद रहेगा। लेकिन तुर्क बोल रहा हूँ, तुर्क से तो एक देश भी है तुर्की, तो तुर्की है, लेकिन वो तुर्की से ऐसे याद रखना है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो नहीं है एससीओ का सदस्य। एकदम जोर डाल के बोल रहा हूँ, एकदम याद रखना है कि एससीओ का सदस्य तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और इसी पर फंसाता है क्वेश्चन। 78, बेरेसिट 2 एक चंद्रमा मिशन है। तो बेरेसिट 2 चंद्रमा मिशन है, इजराइल का चंद्रमा मिशन है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक बात पूछना है अभी आपसे, अभी ही मतलब हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही एक वोट से वहाँ के प्रधानमंत्री बदल गए। बेंजामिन नेतन्याहू थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री अभी दूसरे कोई हो गए हैं। तो क्या नाम है? क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, बताइएगा। वो चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कितना क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सोच रहे होंगे। बेनेट नाम है, तो पहला नाम आपको बताना है। बेनेट नाम है, कौन बेनेट है वो? जैसे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तो नेतन्याहू ऐसे बोल रहा था, तो अभी बताना है आपको कोई बेनेट हैं, एक वोट से जीते हैं। 79, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो ये अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 80 नंबर, लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन क्या है, यह 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, ये गलत है। 2000 करोड़ रुपए का बॉन्ड है लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, 2000 नहीं 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़ का रुपए का बॉन्ड है लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है इसे हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया है, तो बिल्कुल सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध किया गया है। पता है कन्फ्यूज कहाँ से कराएगा ये, अगर ऑप्शन बनाया तो लिख देगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, तो याद रखना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, लखनऊ राजधानी भी है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में सूचीबद्ध किया गया है। BSE में सूचीबद्ध किया गया है। यह 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड है। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से दो फैक्ट याद आ रहे हैं। पहला ये कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना बोल रहा हूँ, एशिया का बोल रहा हूँ, भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा हूँ। और 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, तो ये दो फैक्ट हो गया। वैसे 1875 में ना दयानंद सरस्वती के अध्यक्षता में आर्य समाज की भी स्थापना हुई है, तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। 81, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है? तो हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार टेस्ट सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन। 82, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सफ़ेद तंतु जैसा होता है, प्रायः सफ़ेद पट्टी के रूप में बिखरे होते हैं और उनमें हिमकण मौजूद होते हैं? तो ये पक्षाभ मेघ के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? पक्षाभ मेघ के बारे में। तो पक्षाभ मेघ की ये विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? पहला नंबर विशेषता सफ़ेद तंतु जैसा होता है, दूसरा सफ़ेद पट्टी के रूप में बिखरा हुआ होता है और हमेशा हिमकण मौजूद होते हैं। तो 3 फैक्ट हो गया पक्षाभ मेघ में। अब देखिए NCERT के बुक में जो पक्षाभ मेघ में 4 लाइन लिखा हुआ था उसमें से फैक्ट मिला 4-5, तो मैं यहाँ नोट कर लिया हूँ। पहला ये कि 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर, किलोमीटर की ऊंचाई पर ये किलोमीटर बोल रहा हूँ, मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। कौन? पक्षाभ मेघ। हाँ पक्षाभ मेघ ही है ना, बिल्कुल हाँ ठीक है। पक्षाभ मेघ ये मिलते हैं कहाँ? 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। दूसरा ये था कि ये पतला और बिखरा हुआ होता है एक तरीके से इसका रूप, और पंख के समान दिखाई देता है। और जो लास्ट फैक्ट है ये कि हमेशा ये सफ़ेद होता है। कौन? पक्षाभ मेघ। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कच्छ की खाड़ी में आता है। तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, ये गलत है कथन। कैसे गलत है? खंबात की खाड़ी में भावनगर में सबसे ऊंचा आता है, और अगर कच्छ में भी आता है तो नवगढ़ी में आता है। तो ये यहाँ पर गलत है, आंसर में लिखा हुआ था गलत है। भारत में ऊंचा ज्वार भाटा कच्छ की खाड़ी में नहीं आता है, खंबात की खाड़ी में आता है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा एंकरेज अलास्का में आता है। तो ये कथन अच्छा पूछ क्या रहा था, अच्छा सही जो है, तो ये बात सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे ऊंचा आता है तो ज्वार भाटा वो एंकरेज अलास्का में आता है। अलास्का एक जगह है, तो वहाँ आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा एंकरेज में। तो इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, पहला वाला जो कथन है ना इसका, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कच्छ की खाड़ी में आता है, इसको गलत, जैसा कि आंसर में लिखा हुआ था गलत, इसको थोड़ा सा अपने स्तर पर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूँ महत्वपूर्ण, NCERT बुक में था। क्या था? दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आता है वो कनाडा का फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है, याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है और ये फंडी की खाड़ी कनाडा में है, तो ये फैक्ट याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा एंकरेज अलास्का में है, एंकरेज वहीं पर आता है ये, ठीक है। अब भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो ये मुझे जो मिला था ये खंबात गल्फ में भावनगर में आता था, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। 84, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो है वो मकर रेखा, चलिए पहले तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो मोजाम्बिक और चिली से गुजरती है, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे भी चाहें तो मोजाम्बिक और चिली अगर याद रह जाएगा आपको तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन पता है
10 देश जो हैं, 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। वैसे मैं बोल देता हूँ, मैं कितना भी अभी ज्ञान दे दूँ यहाँ ना, ज्ञान वर्षा कर लूँ, जब तक आप मैप में नहीं देखेंगे ना तब तक ये कोई लाभ नहीं करने वाला है। फिर भी मैं ज्ञान वर्षा कर ही देता हूँ। देखिए मैप में मैंने देखा जो साउथ अमेरिका के जो मैप है उसमें से 4 देश हैं। कौन कौन? CAPB। अब आपका काम है बताना। चलिए एक पहले मैं बताता हूँ। C से चिली हो गया, A से अर्जेंटीना हो गया, P से पराग्वे हो गया, B से ब्राज़ील हो गया। तो CAPB ये जो 4 देश हैं ये साउथ अफ्रीका वाले मैप में है, ठीक है। दूसरा तो 4 देश ही हो गए, 10 देश मैंने बोला है। दूसरा है फिर अफ्रीका के देश, अफ्रीका महाद्वीप से, उसमें से 5 देश हैं जो मकर रेखा में आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? NBSAMM। NBSAMM क्या है? चलिए आप समझिए क्या है, ये लोकेट कीजिएगा। NBSAMM, ठीक है। MM तो ये फिर मन कर रहा है बता दूं, लेकिन आप देखिएगा तभी मजा आएगा। और A से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। A से मतलब ऑस्ट्रेलिया से 1, यानी ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होता है। और साउथ अफ्रीका से 4 होता है। CAPB नाम बता ही दिया। और यहाँ पर अफ्रीका से 5 देश मैंने बताया। तो अगर ऐसे ही पूछे कि मकर रेखा इन तीनों में से कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। MM का मतलब मोजाम्बिक और मेडागास्कर हो गया। SA का मतलब साउथ अफ्रीका हो गया। B से N से शायद क्या था, N से 1 मिनट में तुरंत देख के बताता हूँ, N से भूल गया कहीं। हाँ, नामीबिया और N के बाद फिर क्या है? B, बोत्सवाना। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो ये 5 देश हो गए। तो ठीक है, 10 हो गया, बता ही दिया। फिर भी मैप में लोकेट कर लीजिएगा। 85 भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। तो ये देवप्रयाग में मिलती है, याद रखना है। भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। आसान क्वेश्चन है, इसको गलती किया तो रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग सही करेंगे। 86 भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो स्थित है वो है अंडमान निकोबार आइसलैंड पे, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इसका विकल्प तो डी हो जाएगा। लेकिन जब जब अंडमान निकोबार आए तो 4 फैक्ट एकदम बढ़िया से याद रखना चाहिए, मतलब एकदम इस शैली में कि तुमको ना भूल पाएंगे। ऐसे वाले शैली में जब तक याद नहीं रखेंगे तो नहीं याद रहेगा। अंडमान निकोबार क्या है? पहला पॉइंट 10 डिग्री चैनल। क्या बताया था? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन आ भी चुका है इसी टेस्ट सीरीज में। दूसरा पॉइंट क्या है? ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572 है। 572 572 है। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, इसी पर बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद और कौन क्या क्या फैक्ट बचा? इसमें और कोई फैक्ट है? नहीं। अच्छा, एक बात और है। तो ये तो 4 ही फैक्ट हो गया। इसमें एक बात और है, कभी पूछ देगा कि सबसे उत्तरी कौन सा है? तो उत्तरी है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में, ठीक है। फिर कभी पूछ देगा पूर्वी, तो पूर्वी कौन सा है? कीविथु पूर्वी है, पूर्वी क्षेत्र है कीविथु, गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी कौन सा है? ग्वार माथा या ग्वार मोती बोलते हैं इसको, पश्चिमी क्षेत्र गुजरात में है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब लक्षद्वीप के बारे में ऐसे ही 5 पॉइंट आप ढूंढिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पर बोल ही देता हूँ, कितना क्वेश्चन पूछूँ। लक्षद्वीप के बारे में तो ये तो बात पता ही होगा कि संपूर्ण प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है लक्षद्वीप। दूसरा पॉइंट ये कि 36 द्वीपों की संख्या है लक्षद्वीप में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है मेन लक्षद्वीप से, ठीक है। और 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश से अलग करता है, ठीक है। तो दोनों इसलिए मैं नहीं चाह रहा था ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखिएगा। मतलब अभी फिर जब भी आएगा तो फिर मैं पढ़ूंगा इसको। 87 भूवैज्ञानिक रूप से उत्तर प्रदेश किसका भाग था? तो उत्तर प्रदेश तो गोंडवाना लैंड का भाग था। विकल्प इसका सही आंसर हो गया। 88 क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। अच्छा, पहला स्थान किसका है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इजी क्वेश्चन है ये। 89 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। पहला क्या है? ये भारत में सबसे व्यापक वन हैं, तो बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको मानसूनी वन भी कहते हैं, तो भारत चूँकि मानसूनी देश है तो इसमें सबसे व्यापक वन है ये। दूसरा, ये ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। 90 अभिकथन क्या है?
करोड़ों वर्षों में इंडियन प्लेट अपनी पूर्व स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई। दक्षिण की गौर कीजिएगा, तो दक्षिण की ओर नहीं खिसक गई, उत्तर की ओर खिसक गई, जिसलिए तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो पहला तो अभिकथन ही गलत हो गया। कारण क्या है? ऐसा मुख्यतः अंतर्जनित एवं बहिर्जात बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो कारण सही है, अभिकथन गलत था। ए फॉल्स हो गया, यानी कि असत्य हो गया, और आर सत्य है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91, भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस ऑयल रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया? तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश ने किया था 100 ऑक्टेन पेट्रोल का। तो ये ध्यान रखना है, यूपी से संबंधित है क्वेश्चंस। तो 92, पीएम वानी योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार। बिल्कुल गलत है, रेडियो का प्रसार करने के लिए नहीं है भाई। ये पता क्या है? वाईफाई का प्रसार करना है, सार्वजनिक वाईफाई के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा जो है उसका प्रसार करना है पीएम वानी के थ्रू, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? दूरसंचार विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी है। तो हाँ, ये सही है, दूरसंचार विभाग पीएम वानी योजना की नोडल एजेंसी है, और इसका जो उद्देश्य है पीएम वानी का ये है कि सार्वजनिक वाईफाई जो है, सार्वजनिक वाईफाई के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा का प्रसार कर दिया जाए। 93, किस राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2020 को भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम P2P रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश से ये है संबंधित। क्या था ये, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। तो ये सही तरीके से पढ़ दिया। 94, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला लेदर पार्क तो स्थापित किया गया कानपुर, उत्तर प्रदेश में, विकल्प सी। देख लीजिए, कानपुर से बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं भाई। अभी हमने देखा कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अच्छा, फिर एक बात और था, करंट अफेयर, शायद मैंने दृष्टि का मंथली करंट अफेयर था, उसमें क्वेश्चन नहीं देखा था कि 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बने हैं कानपुर में ही। पहला ब्लैक फंगस सेंटर भी कानपुर में ही बना है, शायद हेलमट, ये पता नहीं हेमट कुछ कोई अस्पताल नाम था उसका। और एक तो ये हो ही गया कि पहला फर्स्ट मेगा लेदर पार्क बना है। तो पहला कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन बनाने की दृष्टि से। 95, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कथन देखते हैं। परियोजना के ये किसके बारे में कथन देख रहे हैं? हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के बारे में। पहला कथन है, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच $1000 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये सही है। दूसरा, यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जाएगी। तो हाँ, 3 ही राज्य है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना में, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 96, डोवर जल जमरूमद पृथक करता है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ब्रिटेन और फ्रांस को डोवर जल जमरूमद, ये मैप में लोकेट कीजिएगा, ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है। 97, सतही क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, वो भी सतही क्षेत्रफल के आधार पर, तो लेक सुपीरियर हो जाएगा, यानी सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 98, कहाँ है सुपीरियर झील? मन में सोच लीजिए, मध्य टाइप कीजिएगा, लेकिन कुछ प्रश्नों के टाइप जरूर कीजिए जो आपको लगता हो कि हाँ मतलब ये याद नहीं रहेगा, तो वो जरूर टाइप करने से क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा। अभिलेखन अभिकथन क्या है 98 में? मानव निर्मित उपग्रह सदैव पृथ्वी की सतह से पूर्व दिशा में लॉन्च किए जाते हैं। तो देखिए, ये बात सही है कि जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है, लेकिन सदैव नहीं लॉन्च किया जाता है। सिर्फ जो भू स्थिर कक्षा में जिनको स्थापित करना होता है ना, जिस उपग्रह को, उसको लॉन्च किया जाता है। अब देखिए, पूर्व दिशा में लॉन्च करने से क्या होता है ना, खर्च कम पड़ता है ना, क्योंकि उसी दिशा में तो घूमते रहती है अर्थ, तो इसी लेकर के पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाए। लेकिन सदैव ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, भू स्थिर कक्षा में अगर स्थापित करना हो मानव निर्मित उपग्रह को तो फिर करेंगे, पूर्व दिशा में ही लॉन्च करेंगे। तो अभिकथन गलत हो गया कुल मिलाकर के। कारण क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए उपग्रहों को अतिरिक्त बल मिलता है। तो ये बात सही है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए उपग्रहों को अतिरिक्त बल मिलता है, इसलिए ईंधन पे खर्च कम होता है, तो इसलिए तो ऐसा करते हैं।
लेकिन ध्यान रखना है, ये पूरब दिशा में तभी लॉन्च करते हैं जब सिर्फ और सिर्फ उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करना होता है, सदैव नहीं। 99। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा है? तो पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा है सरकारी अधिकारी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो पंचम क्रियाकलाप, जो हाई स्तर पे जो नीति निर्माण का काम करते हैं उसको पंचम सेक्टर में रखा जाता है, यानी 5th सेक्टर में रखा जाता है। अब 100 नंबर देखते हैं, बाकी ये तो पता ही होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। 100 नंबर है लूनी नदी के, अच्छा आपसे लेकिन एक क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन कर देने से क्या होगा, तो अगर आप इसका सर्च करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। 4th सेक्टर और 5th सेक्टर में क्या अंतर है, कहाँ पर ये अंतर आपको मिलेगा, मैं बता देता हूँ। जो ज्योग्राफी का किताब है ना 12th वाला, उसमें आपको मिलेगा 12th, तो उसमें देख लीजिएगा एनसीईआरटी वाले में, और कोशिश कीजिएगा ये लेने का, पंचम और चतुर्थ जो फैक्टर जो क्रियाकलाप है उनमें क्या अंतर है, नहीं तो फिर कभी आएगा तो मैं ही बताऊंगा सर्च करके। 100 नंबर क्या है, लूनी नदी के उद्गम स्थल का निकटतम स्थान है? तो लूनी नदी के उद्गम स्थल का निकटतम स्थान पुष्कर है, और जब लूनी नदी मुझे याद आता है तो विकल्प डी तो इसका आंसर हो गया। तो लूनी नदी जब मुझे याद आता है तो मुझे अरावली श्रेणी याद आता है, अरावली हिल। और अरावली हिल के बारे में एक फैक्ट ये है कि प्री कैम्ब्रियन युग अरावली है। अरावली हिल की सबसे ऊंची चोटी अबू हिल्स है। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि वहीं पर है लूनी नदी के पास, अरावली झील, अरावली पर्वत के पास ही लेक सांवर है, ठीक है। अच्छा, लूनी नदी कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है, तो रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है, तो याद रखना। कितने फैक्ट मैंने बोल दिए। लूनी नदी का उद्गम स्थल जो निकटतम उद्गम स्थल है पुष्कर है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली हिल से निकलती है। अरावली हिल्स का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अबू हिल्स है। और ये किस युग का है, प्री कैम्ब्रियन युग का है। यहीं पे लेक सावर है, और रन ऑफ कच्छ में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। अच्छा, 101 भी देख ही लेते हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर कहाँ, पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है, ऐसा लिखना चाहिए, मिस्टेक। कहाँ पर मिलते हैं भाई, तो नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स को एक बार थोड़ा लोकेट कीजिएगा मैप में तो याद रहेगा। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और थोड़ा वो शेयर कर दिया कीजिए, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, आप तो खुद ही समझदार हैं। लेकिन इसमें देखने दुख है कि 50% लोग देख रहे हैं जो सब्सक्राइब, 50% लोग लगभग सब्सक्राइब नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए, मजदूरी सब्सक्राइब करके दे दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।